आज आज लेसन देखेंगे इसे। लेसन का नाम है 6। लेसन का नाम है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो इसमें है लेसन 6 क्लास 12 वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले मिशर फ्रेडरिक मिशर ने की थी तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया था इसे, क्योंकि ये केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्होंने इस कारण बाद में अल्टमान ने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा? क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल जो नाम दिया है अल्टमान ने दिया है, न्यूक्लिन नाम फ्रेडरिक मिशर ने दिया है। न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और जैसे डीएनए लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के तरह कार्य ही करता है, मेन जीनोम होता है और आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है डीएनए। दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम कहते हैं आरएनए को, ये कुछ विषाणुओं जैसे कि टीएमबी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला है शर्करा। शर्करा दो प्रकार की होती है। अगर मान ली डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी शर्करा होगी, C5H10O4 इसका फॉर्मूला होता है, और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, SC5H10O5 होती है। तो राइबोस में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और डीऑक्सी राइबोस में एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोस शर्करा कहते हैं। ठीक है, जो कि किस में होती है? डीएनए में होती है, और राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है। तीसरा जो तत्व होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल PO3 आयन। इसकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। तो न्यूक्लिक एसिड की जो प्रकृति है अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि फास्फोरिक एसिड पाया जाता है इसमें, इसलिए इसे एसिडिक होती है। न्यूक्लिक अम्ल एसिडिक होता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं। तो एडिनिन और ग्वानिन क्या हो गए? प्यूरिन हो गए। पायरिमिडीन जो होते हैं बेस, ये pyrimidine क्षार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। थायमिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और जबकि यूरासिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। थायमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है आरएनए में, और डीएनए में केवल थायमिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन pyrimidine होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए की खोज किसने की? 1902 में सटन और बाबेरी दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचती हैं, ये बात बताई। इन्होंने क्या बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाएं गुणसूत्रों के माध्यम से पूछती हैं, क्रोमोसोम्स के माध्यम से पहुंचती हैं। ये बात सटन बाबेरी ने हमें 1902 में बताई थी। और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसकी पुष्टि कैसे हुई? कुछ प्रयोगों द्वारा करी गई। ग्रिफिथ ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। ग्रिफिथ इन्होंने प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम आनुवांशिक पदार्थ
की खोज करने वाला प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने अपने ने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस पर अपना प्रयोग किए और इसके दो भेद प्राप्त किए। तो किस किस पर प्रयोग करिए? डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। उग्र विभेद जो होता है, वायलेंट स्ट्रेन होता है, इसे एस स्ट्रेन कहते हैं। इस विभेद वाले जीवाणु चिकनी भित्ति वाले स्मूथ बाल्ड वाले होते हैं। तो एस स्ट्रेन के कैसे होते हैं? इस चिकनी भित्ति वाले होते हैं। इनका बाहरी आवरण कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड का बना होता है। चिकनी भित्ति वाले होते हैं और बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अनुग्र विभेद वाले नॉन वायोलेंट जो होते हैं, जिन्हें आर स्टेन कहते हैं, ये जीवाणु खुरदरी भित्ति वाले होते हैं और निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पॉलीसैकेराइड का बना हुआ बाहरी आवरण नहीं होता है। इस कारण क्या है कि खुरदरी भित्ति वाले होते हैं और रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रयोग उन्होंने क्या देखा कि एस स्ट्रेन वाला जो है वो माइस में अगर उसको इंजेक्ट किया जाता है तो माइस मर जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है। और आर स्ट्रेन वाला जो है जीवाणु, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जब माइस में डाला जाता है तो माइस जिंदा रहता है, क्योंकि आर स्ट्रेन वाला कौन सा है? जिसमें पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं है। और एस स्ट्रेन वाला कौन सा है? जिसमें पॉलीसैकेराइड की लेयर है, जो वायलेंट है। और आर स्ट्रेन वाला नॉन वायलेंट है, इसलिए नॉन वायलेंट होने की वजह से पैथोजेनिटी शो नहीं करता और माइस जिंदा रहता है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो वायलेंट है, रोग उत्पन्न करता है, उसे अगर हीट किल्ड कर दिया जाए और माइस में डाला जाए तो माइस जिंदा रहता है। अर्थात हीट करने से, गर्म करने से एस स्ट्रेन वायलेंट स्ट्रेन जो है वो खत्म हो जाता, मर जाता है, जिस कारण अपना रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब जब हीट किल्ड वायलेंट स्ट्रेन जो है इसको, जो कि रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है, आर स्ट्रेन भी देख लिया कि ये भी रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है क्योंकि नॉन वायलेंट होता है। जब इन दोनों को एक साथ माइस में डाला जाता है तो माइस मर जाता है। ग्रिफिथ ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके प्राप्त किया कि कोई एक कारक हीट किल्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन से एम आर स्ट्रेन में पहुंच गया। कोई ऐसा एक कारक है जो हीट किल्ड स्टेन से, जो मरा हुआ स्टेन है, हीट किल्ड कर रखा है, उसमें से निकला और आर स्टेन में जीवित है, आर स्टेन जीवित है, इसके अंदर पहुंच गया, जिसके कारण आर स्टेन कैसा हो गया? एस स्टेन की तरह एस स्टेन में परिवर्तित हो गया और इस कारण उसने रोग उत्पन्न कर दिया और जिस रोग उत्पन्न करने से माइस मर गया। परंतु ग्रिफिथ ये बताने में असमर्थ रहे कि वह कारक है कौन सा, किस कारक ने, कौन सा कारक है जो एस स्टेन हीट किल्ड एस स्टेन से निकलकर आर स्टेन में चला गया और आर स्टेन कैसा हो गया? आर स्टेन फिर हीट एस स्टेन में बदल गया, आर स्टेन एस स्टेन में बदल गया और एस स्टेन में बदलने से इसने माइस को किल्ड कर दिया। ठीक है। बावेरी और मैक्लियोड मैककार्टी, ये तीन वैज्ञानिक हैं, बावेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने अपने प्रयोग किए। एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने एस स्टेन के तीन भाग अलग अलग कर दिए। एस स्टेन में ऐसा कौन सा कारक है जो आर स्टेन में जाता है, तो ये पता करने के लिए एस स्टेन के तीन भाग अलग कर दिए। एक तो प्रोटीन अलग कर दिया, इसका कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया, डीएनए अलग कर दिया। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डीएनए से मिलकर बना है और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डीएनए तीनों अलग अलग कर दिए। अब प्रोटीन को जब आर स्टेन में डाला और फिर इसे माइस में डाला तो एस स्टेन में ये कन्वर्ट नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट को जब आर स्टेन में डाला और आर स्टेन को जब माइस में कन्वर्ट कर देखा तो उसे भी डाइड नहीं मारा, अर्थात आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन डीएनए को जब आर स्टेन में डाला तब ये एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया और माइस
की डेथ हो गई। तो एवरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी ने ये निष्कर्ष निकाला कि एस स्टेन के प्रोटीन को आर स्टेन से मिलाने पर कोई स्टेन एस स्टेन में नहीं बदलता है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट को आर स्टेन में से मिलाने पर भी यह एस स्टेन में नहीं बदलता है। लेकिन परंतु जब इन्होंने एस स्टेन के डीएनए को आर स्टेन में मिलाया तो देखा कि ये एस स्टेन में उन्हें प्राप्त हो गया। इस आधार पर उन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है। अब आता है एफ्रेड डी हार्से और मार्था चेस। हार्से और चेस का प्रयोग। हार्से चेज ने क्या करा कि हार्से और चेज ने सर्वप्रथम सामान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक रूप है। ये इसको सिद्ध किया। इसको और किस प्रकार सिद्ध किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज जो विषाणु है उसको लिया और ई कोलाई के में ट्रांसफर किया। डीएनए में फास्फोरस पाई जाती है, सल्फर नहीं पाई जाती है। प्रोटीन में सल्फर पाई जाती है, फास्फोरस नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन में क्या पाई जाती है? सल्फर। सल्फर अमीनो एसिड होती है इसलिए सल्फर पाई जाती है। डीएनए में फास्फोरस पाई जाती है क्योंकि ये न्यूक्लिक है फास्फोरिक अम्ल के कारण। अब इन्होंने क्या काम करा कि P32 लेकर बैक्टीरियोफेज में डाल दिया, जिससे कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में P32 व प्रोटीन में 32S पहुंच गया। ऐसे ही 35S को इन्होंने बैक्टीरियोफेज में डाला, जिससे कि प्रोटीन में 35S पहुंच गया और डीएनए का P नॉर्मल ही रहा। अब इन्होंने जब इसको ई कोलाई पर छोड़ा तब इन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन में जो 32 फास्फेट है और 32 सल्फर है, तो ई कोलाई में जो डीएनए बना ई कोलाई के अंदर वो 32 फास्फोरस वाला बना। और जबकि ई कोलाई पर जब दूसरा वाला प्रयोग के देखा तो फास्फेट सल्फर जो था वो 35 वाला था और ई कोलाई में जो प्रोटीन में 35S नहीं था। जबकि प्रोटीन में सल्फर होती है और सल्फर 35S वाला डाला है, तो फिर जो नया वायरस बनेगा उसमें 35S वाला होना चाहिए था प्रोटीन, लेकिन वो नहीं है। इस कारण से ये पता चला कि डीएनए तो नई पीढ़ी में जाता है लेकिन प्रोटीन नई पीढ़ी में नहीं जाता है। अतः ये महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। आरएनए न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में देख लेते हैं। अब आरएनए का पहला आनुवंशिक पदार्थ है। ये पहला आनुवंशिक पदार्थ है। जब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं था उससे पहले जो बैक्टीरिया थे उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हुआ करता था। आरएनए इसलिए आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। आरएनए कोश का द्रव्य केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है। इसमें उपस्थित शर्करा राइबोस शर्करा होती है। आनुवांशिक पदार्थ नहीं, सामान्य रूप से यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में जहां आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता वहां पर आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे HIV TMB इन्फ्लुएंजा में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। 3 प्रकार का होता है आरएनए। एक तो आरआरएनए होता है, राइबोसोम में आरएनए कहते हैं, जिसे आरआरएनए कहते हैं। ये अधिकतम होता है, 80% होता है। ये मुख्य रूप से राइबोसोम निर्माण में भाग लेता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। जो राइबोसोम हमने पढ़े थे, इन राइबोसोम को छोटी यूनिट बड़ी यूनिट होती है, इन बनाने में राइबोसोमल आरएनए का ही निर्माण भाग होता है। स्थानांतरण आरएनए जो होता है टीआरएनए होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपिकरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। संदेश वाहक जो होता है एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है। और राइबोसोम, नोट करके लिखना कि राइबोसोम न्यूक्लियोसाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है।
राइबोसोम क्या होती है, आरएनए क्या होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है ये, केवल एक ही लंबी श्रृंखला होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं अब। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक लॉन्ग पॉलीमर होता है। इसकी लंबाई इसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ज़्यादा लंबा होगा। आरएनए की संरचना देख लेते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड तीन तीन अणुओं से मिलकर बनता है। अब कैसे कैसे मिलकर बनकर बना होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट ग्रुप और पेंटोस शर्करा, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, यही तो दो प्यूरीन बताए थे, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन जो होते हैं, एडिनिन का सूत्र क्या है, ये है एडिनिन का सूत्र, ये ग्वानिन का सूत्र है, ठीक है। एडिनिन और ग्वानिन इसमें पाए जाते हैं। और पिरिमिडीन जो होते हैं साइटोसिन और थायमीन होते हैं। यूरासिल इसमें नहीं पाया जाता, साइटोसिन और थायरीन पिरिमिडीन होते हैं। फास्फेट ग्रुप PO4 के रूप में होता है। और पेंटो शर्करा राइबो शर्करा या डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं पेंटोस शर्करा। जो पेंटोस शर्करा है वो कैसी कैसी होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा डीएनए में, राइबो शर्करा आरएनए में होती है। इनके फार्मूले क्या हैं, ये हैं कि सी, जो पहला कार्बन है, कार्बन पे HOH होता है, दूसरे कार्बन पे HH होता है, तीसरे कार्बन पे HOH होता है, चौथे कार्बन पे H और CH2OH होता है, और पांचवा कार्बन CH2OH में होता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस पेंटोस शर्करा नाइट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, राइबो शर्करा और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों नाइट्रोजन क्षार, ये दोनों मिलकर शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर